चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का सेट नंबर 817 एएच का क्वेश्चन पत्र जो है हल कर लिया जाए। देखा जाता है कि इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आया था। और आज मैं आपको बता दूं कि पैसेज को मैं उस तरह से हल करना बताऊंगा कि जैसे आप हिंदी निकालना नहीं जानते हैं, आप पैसेज को पढ़ने के बाद उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और फिर भी उसका क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से हम सर्च करके अपनी नोटबुक यानी आंसर शीट में लिखें। चलिए देखते हैं, बताते हैं। तो आप ये जानते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बी गिवन बिलो इट, यानी कि निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी आंसर शीट में लिखिए। देखिए अब दिया है, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल event in which I played the central part, the celebration of the anniversary of my birth. This was the day of excitement for me. Early in the morning I was waited in a huge balance against some bags full of wheat and other articles which were then distributed to the poor, and there I arrayed myself in new clothes and received presents, and later in the day there was a party. I felt the hero of the occasion. My chief grievance was that my birthdays came so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. ये आपका पैसेज हो गया। पैसेज के बाद चलिए प्रश्न को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा है, इन विच एनुअल इवेंट was the writer interested? Why was it a day of excitement for him? तो चलिए अब आप इसमें देखेंगे इंटरेस्टेड, ये आपका जो लास्ट वर्ड है इंटरेस्टेड, राइटर इंटरेस्टेड, यानी ये आपका क्या है, क्रिया है। क्रिया इसी शब्द से, जिसका फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होता है, उसी शब्द से आप जो है ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। एंड दिया है सेकेंड में, देखिए वाई वाज इट डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, या एक्साइटमेंट आपको मिलेगा। जिस लाइन में ये इंटरेस्टेड या एक्साइटमेंट मिल जाता है तो आपका लाइन क्या हो जाता है, आंसर। चलिए पढ़ते हैं, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स आई वॉज इंटरेस्टेड। देखिए इंटरेस्टेड आपका मिल गया, ये यहाँ पे इंटरेस्टेड, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड। तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे। यहाँ जो आपका ये करता है आई, यानी वाक्य का जो करता हो, जहाँ से आरंभ हो वहीं से आप आंसर लिखना आरंभ कर दीजिए और वहाँ तक लिखिए जहाँ तक आपको दिखाई दे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद जो क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया हो वो शब्द दिख रहा है जहाँ तक, वहाँ तक लिखिए। देखिए आपका आंसर हो जाएगा इस ए का आंसर होगा, आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट, द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ। अब देखिए पूछा इसमें, वाई वाज इट डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, तो दिया यहाँ पे इसी के बाद, दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी। ठीक, यहाँ तक आपका आंसर होगा, यानी आई से लेकर ये यहाँ मी तक ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ए का हो गया आंसर। ठीक, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे तो ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बी में। तो व्हाट वाज द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। देखिए इसमें ग्रीवांस और इसमें रियलाइज, ये दो शब्द मिल रहे हैं आपको, इन्हीं दो शब्दों के सहारे आपको आंसर ढूंढना है। तो चलिए अब इसमें भी ढूंढते हैं कि ग्रीवांस कहाँ पे लिखा है, ये ग्रीवांस। तो आप इसके आगे भी पढ़ना आप एक एक अगर लाइन पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखते जाइए। मैं भी जहाँ पा जाऊँगा वहाँ से आपको आंसर बता दूंगा कि यहाँ से आपका ये आंसर हो गया। देखिए ओके, ये लिखा मिला ग्रीवांस, ये आपको ग्रीवांस मिल गया। तो इसी के पहले आप देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप के बाद ये माई चीफ ग्रीवांस,
was that my birthdays came so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. अब देखिए रियलाइज भी दिया है, तो रियलाइज बर्थडेज के बाद आई, यहाँ पे भले ही फुल स्टॉप लगे, यहाँ पे लिखने के बाद आप रियलाइज देखिए, उसी के आगे किसी लाइन में रियलाइज है तो उसको भी लिखिए। तो दिया है फिर रियलाइज दो देखिए, इसी के बाद आई डिड नॉट रियलाइज देन दैट अ टाइम वुड कम व्हेन बर्थडेज वुड बिकम अनप्लीजेंट रिमाइंडर्स ऑफ एडवांसिंग एज। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप मिल गया, तो आपका ये यहाँ से माई चीफ ग्रीवांस लेकर और ये आपका एज तक आपका ये सेकेंड आंसर हो गया, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। अब चलिए तीसरे में देखते हैं सी में, क्वेश्चन सी में आपके क्या पूछा है। चलिए दिख रहा है, देखिए ये आपका है क्वेश्चन सी। सी में पूछा है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ रियल और इमेजिन्ड काज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। यानी अब देखिए इसमें पूछा है और रियल और इमेजिन्ड काज फॉर कंप्लेंट, यानी वास्तविकता में क्या जो है कल्पना किया गया और क्या कंप्लेंट, क्या जो है शिकायत हुई अपने जीवन से। तो इसके बारे में अगर आपको पता है, इसकी भी हिंदी पूरा पता है, तो आप उस शब्द को ढूंढ लेंगे, और नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसी जरिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी जरिए आप जो है लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा और आपको नंबर दिया जाएगा। यदि आप उसकी जो है अंग्रेजी मालूम है तो आप लिख लेंगे। जैसे इसमें देखिए दिया गया है ये अरियड, आप ऐसा शब्द ढूंढिए जो आपके लिए नया लगे। जैसे ये अरियड हो गया, अरियड आपको नया दिख रहा है तो यही शब्द आप लिख दीजिए। अगर उसकी हिंदी पता है तो आप उसकी हिंदी ढूंढकर उसकी एक शब्द को लिख दीजिए। उसका हिंदी, उसका अर्थ होता है ग्रीवांस, तो आपको ग्रीवांस लिखना है। यदि ग्रीवांस नहीं पता है कि उसका जो है वन वर्ड ग्रीवांस होगा, तो आप जो है कोई ऐसे शब्द को लिख दीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो। जैसे आपने एनिवर्सरी लिख दिया तो एनिवर्सरी लिख दीजिए, हो गया, काम खत्म। अब देखिए वो आपका थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट दिया है डी। डी में आप पढ़िए तो क्या है फाइंड आउट अ वर्ड, फिर से क्या है फाइंड आउट अ वर्ड, एक शब्द ढूंढ कर निकालो इन द पैसेज इन विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर। अपोजिट का मैं मतलब बता दूं दोस्तों कि अपोजिट का मतलब होता है विलोम, यानी विरोधी शब्द। अपोजिट का मतलब होता है विरोधी शब्द, विरोधी का मतलब होता है आपका एंटोनियम, एंटोनियम मीन्स विलोम शब्द। तो आपको अर्लियर, अर्लियर का जो है आपको एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द ढूंढना है। तो अर्लियर का होता है आरंभिक, और अर्लियर का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अर्लियर का एंटोनियम होता है लाटर। और ये आपके जो है इसमें दिया है लाटर, किसी लाइन में लाटर दिया है, ये देखिए लाटर मिल रहा है, LATER। ये लाटर वर्ड जो है आपका ये सी का आंसर, डी का आंसर हो गया। और आपको अगर नहीं पता है लाटर तो इतना ध्यान दीजिएगा कि उसी से मिलते जुलते किसी ऐसे शब्द को आप ढूंढ करके लिख दीजिएगा कि अर्लियर का जो है यही एंटोनियम होता है। जैसे आपको कुछ नहीं मिला तो आप ऐसे ढूंढते ये देखिए वेट, विग हेड, विग हेड, वेग हेड को जो है आप इसी को लिख दीजिए उसके आंसर। यदि आपको पता है तो आप गलत मत लिखिएगा। अगर अर्लियर का जो है आप एंटोनियम जानते हैं तो लाटर इस पैसेज में दिया है तो ये आपका लाटर पैसेज में आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये सेट 1 का 817 AH का पैसेज सॉल्व हो गया। पैसेज के बाद अब देखिए सेक्शन बी में क्या दिया है। सेक्शन बी में आपके दिया है, सेक्शन बी राइट लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। यानी अपने मित्र को एक जो है पत्र लिखो, थैंकिंग धन्यवाद देने के लिए, हिम उसे, फॉर गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे उस उपहार के लिए जिसको उसने तुम्हारे बर्थडे यानी जन्मदिन के दिन पर भेजा था। एक आपको ये पत्र लिखना है, या तो और में दिया है, देखिए और में दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो, कंप्लेनिंग शिकायत करने के लिए, अगेंस्ट योर क्लास फेलो अपने सहपाठी के खिलाफ, यानी अपने सहपाठी के खिलाफ एक जो है
प्रार्थना पत्र लिखो शिकायत करने के लिए। ठीक, तो अब ये आप जो है एप्लीकेशन जो है 4 लाइन का होता है, इसको आप जो है कंफर्म कर लीजिए। जैसे उस जो है विद्यालय के अपने प्रिंसिपल का नाम, यानी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। उसके बाद जो आपका मैटर होता है, मैटर मैं बता देता हूँ। मैटर आप आई बेग टू से दैट लिखने के बाद आपको मैटर अगर नहीं याद है तो दोस्तों देखो, आपको इसी जो है आपके एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन में पूछा गया है वहीं से आप लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, द प्रिंसिपल ऑफ योर की जगह पे लिखना माई, ठीक ना, योर की जगह माई, द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। आई एम कंप्लेनिंग, ये लिखना आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट माई क्लास फेलो। ठीक, बस फॉर बैड हैबिट्स ऑफ माई क्लास फेलो। आप इसको लिख करके 2 लाइन, उसके बाद आप लिखिएगा नीचे अपना नीचे नाम लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा जो ओबीडियंटली मिस्टर जो भी नाम हो आप उसको लिखने के बाद जो है इस तरफ डेट लिख दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन कंप्लीट, आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं तीसरे में क्या दिया है। तीसरे में दिया है राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि अपने जो है विद्यालय के एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव में, वार्षिक उत्सव के लिए एक जो है लेख लिखो, एक लेख लिखो, और वो भी 60 से 80 शब्दों के बीच में। और फिर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे जो है आपको हिंट्स दिया गया है कि इसको पहले आप हेडिंग के रूप में लिखने के बाद ही आप लिखिएगा। पहले दिया है व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, यह कब मनाया जाता है, आप लिखिए यह कब मनाया जाता है। आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन कब मनाया जाता है, मई में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में, जब ये एनुअल फंक्शन मनाया जाता है उसको जो है आपको डेट को लिखना है। प्रिपरेशन, तैयारी क्या है, आपके एनुअल फंक्शन के लिए क्या तैयारी है उसके बारे में आपको लिखना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और किस प्रकार के खेल कूद आपके जो है विद्यालय में खिलाए जाते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनुअल ऑफ चीफ गेस्ट, और वहाँ पर आने वाले मुख्य अतिथियों के बारे में। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर पढ़ने लिखने वाली और वार्षिक उत्सव की रिपोर्ट के बारे में लिखो। प्राइज यानी कि और क्या उपहार वहाँ पे बांटे गए। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट एंड थैंकिंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और मुख्य अतिथि के द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में कुछ लिखिए कि उन्होंने किस प्रकार के तार्किक शब्द आपके लाइफ के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये शब्द आप इस तरह से सोच करके लिखते जाइए। 15 से 20 वर्ड में लिख देंगे, हो जाएगा। और आपके प्रिंसिपल ने किस प्रकार से उनको धन्यवाद किया इसके बारे में लिखिए। और फिर आपको कंक्लूजन यानी संशोधन लिखना है कि आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन में क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत आई, और किस तरह का एनुअल फंक्शन हुआ, बहुत अच्छा हुआ या फिर थोड़ी बहुत कमी हुई, या अच्छे ढंग से वो आपका एनुअल फंक्शन बीत गया। आपको इसके बारे में पूरा का पूरा लिखना है। इसी कड़ी में देखते हैं तीसरे में ही, तीसरे का ये दिया है, सॉरी तीसरे में देखिए एक जो है तीसरा क्वेश्चन दिया है, और तीसरे में ही और में कर के दूसरा भी दिया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू अ फेयर, योर विजिट टू अ फेयर, यानी कि राइट अ पैराग्राफ, एक जो है आप पैराग्राफ लिखें या एक पैसेज लिखें। ऑन योर विजिट यानी अ फेयर, एक मेले में आपने क्या देखा, इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन, जो कि यहाँ पे आपके जो है हिंट्स दिए गए हैं, ये सभी हेडिंग दिए गए हैं, इन्हीं के सहारे आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए नेम एंड प्लेस, नेम एंड प्लेस पहले दिया है, नेम एंड प्लेस यानी उस स्थान का नाम लिखो जहाँ पर आप मेला देखने गए। आप प्रयागराज देखने गए, या आपने किसी टाउन में देखने गए, या आप किसी शहर में मेला देखने गए, उस स्थान का नाम लिखिए। और कौन सा मेला था, मेले का नाम व उस स्थान का नाम। दूसरा दिया है बी में, वाई एंड व्हेन इट वाज होल्ड, यह क्यों और कब मनाया जाता है। जिस मेले में आप गए हो उसमें वह मेला क्यों और किस लिए मनाया जाता है। जैसे आपके
सभी टाउन में, छोटे छोटे कस्बों और गाँव और शहरों में भी मनाया जाता है भरत मिलाव। भरत मिलाव आपका कोई भी डेट हो, सब आप अपनी अपनी सिटी में अपने अपने अनुसार, अपने अपने सुविधा अनुसार जो है डेट फिक्स करते हैं, मनाते हैं। और ये आपको पता है कि भरत मिलाव क्यों मनाया जाता है? राम और लक्ष्मण के मिलने पर, जब रावण को मार करके भगवान राम आए थे अयोध्या भरत से मिलने, तो भरत मिलाव के दिन, भरत से मिलने के दिन जो है भरत मिलाव मनाया जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। दशमी क्यों मनाया जाता है ये आप जो है लिख दीजिए। ठीक, आप दशमी कैसे मनाते हैं? आप जो भी मेला देखते हैं आपको जो अच्छा लगे उसको बताइए। फिर वहाँ पे देखिए, वहाँ पे सजाए गए शॉप्स यानी दुकानें, किस किस प्रकार की दुकानें वहाँ पे थी, इसको आप लिखिए। फिर इंटरटेनमेंट, आपको मज़ा कैसा आया, कितना आया, बहुत मज़ा आया, कम मज़ा आया, फिर नहीं मज़ा आया, इसको लिखिए। फिर दिया है कंक्लूजन, जो इम्प्रेशन यानी संशोधन, जो इम्प्रेशन, आप उस मेले से किस प्रकार प्रभावित हुए, आपको उस मेले ने क्या प्रभावित किया। उस मेले में आपको लाइट ने प्रभावित किया, या बाजे ने प्रभावित किया, या लोगों ने प्रभावित किया, या आप उस मेले को, पूरे मेले को देखकर प्रभावित हुए, किस प्रकार आप प्रभावित हुए, आपको क्या अच्छा लगा मेले में, क्या नहीं अच्छा लगा, खिलौने अच्छे लगे या फिर बबल्स अच्छे लगे, क्या आपको अच्छे लगे, उसके बारे में आप यहाँ पर कंक्लूजन व इम्प्रेशन में लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका पैराग्राफ। एक पैराग्राफ वो भी 60 से लेकर 80 शब्दों के बीच में लिखना है, आप ज़्यादा नहीं लिखिएगा। सेक्शन सी, सेक्शन सी में दिया है ग्रामर। देखिए कहा है सी में ग्रामर दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी सही विकल्प चुने और प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। पहला पूछा है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें पूछा है अ वेरी ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर, टेम्पल मंदिर, इज बीइंग बिल्ट बनाया गया, एट अयोध्या अयोध्या में, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव यानी कि आप विशेषण की पहचान कराएं। चलिए पहले मैं आपको इतना बता दिया हूँ कि एक बहुत सुंदर मंदिर, यानी सुंदर वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है, यानी विशेषण कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है नाउन की संज्ञा यानी टेम्पल मंदिर की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में, पहले में दिया है वेरी, ये आपका नहीं है, दूसरे में टेम्पल, ये नहीं है, तीसरे में ब्यूटीफुल, ये आपका आंसर है। ब्यूटीफुल जो है आपका ये आंसर है, और इज बीइंग बिल्ट ये आपका नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरह से आया है, अब क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मुझे पता है कि उसमें पूछ क्या रहा है, तो आप इसमें जो है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, चारों ऑप्शन में आप किसी एक ऑप्शन को जो है टिक कर दीजिएगा, जिसको आप समझिएगा कि थोड़ा सा हार्ड है। टेम्पल आप जानते होंगे तो उसको मत लिखिएगा, जो वर्ड आपको दिखे कि हाँ ये वर्ड सूटेबल हो सकता है, तो आप चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन करके जो है टिक कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये नहीं कि हाँ जो नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये माइनस मार्किंग का पेपर नहीं है आपका। माइनस मार्किंग में होता है तो उसमें छोड़ा जाता है कि हाँ अगर एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोड़ेंगे नहीं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। यदि नंबर आपका 2 नंबर का है तो 1 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक। तो छोड़िएगा नहीं, आप जो है कंफर्म होकर के उसको जो है एक न एक ऑप्शन को पक्का लगाइएगा। है तो आपका इंग्लिश ही पेपर, इंग्लिश पेपर में क्या डरना, आप लगा दीजिए, ठीक। लगाने के बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दूसरे में देखिए कहा है द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई वर्ब। द स्काई ग्रीव डार्क यानी आसमान, ग्रीव अंधेरा हो रहा है, यानी आसमान में अंधेरा हो रहा है। तो अब देखिए ग्रीव डार्क, अब आपका जो है जिसमें दिया है डार्क स्काई द ग्रीव, तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था वर्ब मिस होता है क्रिया, आइडेंटिफाई द वर्ब यानी क्रिया की पहचान कराइए। तो क्रिया वह शब्द होता है जिसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, वही जो होता है आपका क्रिया होता है। तो देखिए ये ग्रो, ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रीव, ग्रीव आपका ये क्रिया है। तो अब इस ऑप्शनों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रीव मिला होगा, तो डार्क स्काई द और ग्रीव ये आपका चौथा आपका आंसर हो गया। हाँ, अब आपको अगर नहीं आता है तो आप किसी न किसी एक ऑप्शन को टिक अवश्य करिएगा, ठीक। चलिए
फिर देखते हैं ई में। ई में आपको क्या दिया है? ई में आपसे पूछा है मिस्टर शर्मा ओन दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू अ नाउन। मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू अ नाउन। यानी ये कहा है कि मिस्टर शर्मा ओन्स, मिस्टर शर्मा अकेले हैं, तो दिस हाउस इस घर में, चेंज ओन्स इनटू अ नाउन। अब आपको ओन्स का मतलब होता है अकेले। अब ओन्स को मतलब अकेला यानी एक। अब अगर आपको पता है कि ओन्स को मैं 1 लिख दूँ तो ये आपका एक नाउन हो जाएगा। और यदि आपको नहीं आता है तो आप जो है इसको कुछ न कुछ जो है ज़रूर लिख करके आप नाउन बना दीजिएगा। तो मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, तो आप जो है इसको जो है ज़रूर लिखिएगा, कुछ न कुछ अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए डी में दिया है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन यानी सही जो है शब्द, प्रीपोजिशन का मतलब होता है आपका संबंध सूचक शब्द, इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस, इस वाक्य में। तो देखिए माई शूज आर मेड, लेदर दिया है यानी कि कह रहा है माई शूज मेरे जूते, आर मेड बने हुए हैं, लेदर से यानी चमड़े से, मेरे जूते चमड़े से बने हुए हैं। यदि आपको पता है कि इसमें जो है किस जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी फ्रॉम, बाई, ऑफ, ऑन, ये आपके 4 प्रीपोजिशन दिए हैं। पहले में फ्रॉम, दूसरे में बाई, तीसरे में ऑफ और चौथे में ऑन। यदि आपको पता है तो आप बना लेंगे, नहीं पता है तो आप कोई ना कोई जो है बना दीजिएगा। और इसका मैं आपको सही बता दूं, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, ये आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, इसमें ऑफ भरा जाएगा। माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते चमड़े के बने हुए हैं, ये आपका ऑफ हो जाएगा करेक्ट प्रीपोजिशन। अब ई में देखिए पूछा है इट इज रेनिंग हैवीली, ये आपका सेंटेंस है। अब उसमें कहा क्या है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें कहा है इट इज रेनिंग हैवीली और चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है तो आपको ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा, तो उसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन, और उसके साथ साथ क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा होता है, साथ साथ अनिश्चित या निश्चित रूप से समय दिया होता है, और किसी वाक्य में ये समय नहीं भी दिया रहता है। तो देखिए आप यहाँ पे अब 4 ऑप्शन भी मिले हैं आपको, 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शंस में आपको जो है पढ़ना है। देखिए कौन सा सही होता है। इट वाज रेनिंग हैवीली, ये आपका गलत है, वाज क्योंकि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ये पहला वाला गलत है। इट रेन्ड हैवीली, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये पूर्णतः ये भी गलत है। इट हैज़ बीन रेनिंग, मैंने बात कहा था हैज़ बीन रेनिंग हैवीली, ये भी पढ़ लिए, छोड़ देते हैं। चौथा देखते हैं इट विल रैन हैवीली, ये आपका फ्यूचर टेंस में दिया है, हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यदि आपको नहीं पता है तो आप कोई ना कोई समझ करके आंसर लगा दीजिएगा। फिर दिया है आपको चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड। 5वें नंबर में दिया है कि जो निम्नलिखित वाक्य दिए हैं उसके सामने जो है कोष्टक में दिया गया है उसी के रूप में आपको बदलना है। देखिए कहा है डू यू नो द वे टू द स्टेशन, क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो। आई सेड टू अंकित, अब इसको अगर हम सीधे सीधे कर लें तो ये पहले हो जाएगा आई सेड टू अंकित कमा डॉट कमा होकर के डू यू नो द वे टू द स्टेशन, यानी आपका ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है और रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो है पास्ट टेंस में दिया है सेड टू, और ये रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो है डू यू नो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। तो आप इसको जो है बदलेंगे, देखिए तो हो जाएगा ये आपका वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो ये सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में बदल देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ कामा नोट कामा को हटा करके क्या करेंगे इफ,
तो चलिए हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो हो जाएगा आई सेड टू को बदलेंगे आई आस्क्ड अंकित, आई आस्क्ड अंकित इफ, कॉमन रूट कॉमा को हटाकर इफ आई आस्क्ड अंकित, फिर डू यू को बदलेंगे, यू को बदलते हैं, डू को हटा दिया जाएगा यहाँ से, फिर यू को बदलेंगे अंकित से, तो यू हो जाएगा ही, उसके बाद इसको बदलेंगे तो हो जाएगा ही डिड नॉट, सॉरी ही डिड नो द वे टू द स्टेशन। ठीक, ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस बदल जाएगा, इसको आप जो है बदल लीजिएगा अपने अनुसार। फिर दिया है द माउस एट द कॉर्न, द माउस एट द कॉर्न, यानी चूहे अनाज को खा गए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस दो, तो हो जाएगा द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। तो आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट में दिया है सी में, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, हाउ डज इट दिस मशीन वर्क आस्क्ड बाय द बॉय। ठीक, ये यहाँ का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये जो वाक्य है इसमें पंचुएशन लगाना है कि आपको जो है चिन्हित करना है, और किस तरह से पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों का जो है उपयोग करके आपको बनाना है। हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, तो यहाँ पे देखिए एच कैपिटल लेटर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। द मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, ये सब पूरा का पूरा सही, केवल इसमें हाउ में एच कैपिटल लेटर। अब देखिए तीसरे में दिया है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी इस जो है बिगड़े हुए शब्द को सही शब्द बनाना है। तो वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, तो हो जाएगा वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। देखिए वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरह से ये हो जाएगा आपका डी का। फिर दिया है ई में दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी निम्नलिखित शब्द का जो है स्पेलिंग कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए आपका है बाई का सेकेंड फॉर्म बाट, BOUGST बाट, खरीदा। ये आपका इस तरह से यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए छठे में दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। ट्रांसलेशन आता है तो आप उसको कर डालिए, अगर नहीं आता है तो आप जो है इसको बना कर, जैसे आपको जैसे भ्रमण के दौरान यदि आपको जो है सिद्धार्थ, जिस तरह से आप नाम लिखेंगे RAJKUMAR राजकुमार सिद्धार्थ, उसी तरह से आपको अगर किसी शब्द का जो है इंग्लिश नहीं आता है तो आप उसी के अनुसार, जैसे आप मैसेज करते हैं, मैसेज में इंग्लिश में लिखते हैं, उसी तरह से आप जो है इसमें भी लिख करके उसको आगे बढ़ाते जाइएगा। और अनुवाद करने का सबसे तरीका मैं छोटा बता देता हूँ कि आप जो है वाक्यों को एक एक छोटे छोटे वाक्यों में बदल दीजिए। जैसे नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य बना लीजिए। उनका हृदय दुख से भर गया, यहाँ तक दूसरा वाक्य। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, तो यहाँ तक तीसरा। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, यहाँ तक ये हो गया। गहन निश्चिंतन के पश्चात उसको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। यहाँ तक जो है इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य करके जो है अनुवाद बना देंगे तो आपको आसानी भी होगा और अच्छे से अनुवाद भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।